बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है द कंपाउंड है। तो ये किताब के अंदर बीटीबी वाली बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो कंपाउंड ये किताब के अंदर लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। और जो यही एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को इसने मज़ीद डिफ़ाइन किया हुआ है किताब के अंदर। जो हमारा जो तीसरा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आज हम लोग इंशाल्लाह 3 टॉपिक को इसी लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है द कंपाउंड है। तो कहते हैं व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं यानी मिल जाते हैं, देन दे फॉर्म कंपाउंड, तो फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर है H2O, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो दो मुख्तलिफ एलिमेंट जो आपस में मिल गए तो हमारे पास वाटर तैयार हो गया, एक कंपाउंड तैयार हो गया। तो इनका जो रेशो है, यानी रेशो का मतलब मिकदार जो मौजूद है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2:1 है। तो कहता है इफ़ रेशो चेंज द कंपाउंड विल आल्सो चेंज। अगर इनकी रेशो तब्दील हो जाएगी, यानी इनकी मिकदार अगर तब्दील हो जाएगी तो कंपाउंड भी हमारे पास तब्दील हो जाएगा। जैसे कि H2 है, H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसका रेशो क्या है 2:2। यानी एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास कंपाउंड भी तब्दील हो गया। एक ऑक्सीजन कम था तो हमारे पास वाटर बन गया। एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कंपाउंड भी तब्दील हो गया अगर हमारे पास रेशो तब्दील हो जाती है एलिमेंट्स की। तो कहते हैं when compound form when compound forms the properties of element will change। जब कंपाउंड बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो एलिमेंट्स की जो पहले वाली प्रॉपर्टीज थी, खासियत थी, वो भी तब्दील हो जाएगी। किस तरीके से? जैसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैस। अब हाइड्रोजन अलहदा गैस है, ऑक्सीजन अलहदा गैस है, पर दे कंबाइन, दे फॉर्म लिक्विड। लेकिन दोनों गैसेस जब आपस में मिल जाती हैं तो ये हमारे पास लिक्विड यानी वाटर बन जाता है। कंपाउंड विल शो बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो कंपाउंड्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के जरिए जाहिर करते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं और कुछ उनके कंपाउंड्स के नाम हैं वही। तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसका नाम है इसका जो फार्मूला है CO2 है। सोडियम क्लोराइड है, NaCl इसका फार्मूला है। शुगर है सक्रोस, जिसका जो फार्मूला है C12H22O11 है। ग्लूकोस है, तो इसका फार्मूला क्या है C6H12O6 है। सोडियम कार्बोनेट है, तो Na2CO3, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका जो फार्मूला है NaHCO3 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो CaCO3 है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो SiO2 मौजूद है। तो सेलुलोज है, इसका फार्मूला क्या है C6H10O5 है। यहाँ पे हमारे पास कहते हैं द मिक्सचर इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, इसके अंदर भी जो है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं, तो हमारे पास मिक्सचर बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या खासियत होती है, दे फॉर्म देयर ओन प्रॉपर्टीज, ये अपनी खासियत को खुद जाहिर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर है, सिरप है, या एयर वगैरह, हवा वगैरह है। तो हवा के अंदर क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे अगर हम लोग परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो अब उसके अंदर भी गैसेस मौजूद होती हैं। तो आप देखें अगर मुख्तलिफ क्वालिटी के आप परफ्यूम उठा के इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो है खुशबू अपनी अपनी मौजूद होती है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे अगर सलाद वगैरह बनाया जाए तो उसके अंदर प्याज होते हैं, बंद गोभी होती है। तो जब सलाद बनाई जाती है तो बंद गोभी दूर से नज़र आ रही होती है, उसके अंदर प्याज अलहदा नज़र आ रहे होते हैं। अगर उसके अंदर जो है दूसरे मटीरियल डाले जाते हैं तो सब अपनी अपनी खासियत को दूर से खुद ही जाहिर कर रहे होते हैं। तो दूसरा टॉपिक है एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो कहता है एटम इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एटम जो है ग्रीक जबान से निकला है, एटमोस से, मीन्स इंडिविजिबल और कैन नॉट बी कटेड फर्दर। इसका लफ्जी मतलब है इंडिविजिबल, जो कि नज़र ना आने वाला हो या उसको मजीद कट ना कर सकते हो। एटम ग्रीक जबान का लफ्ज़ है, एटोमस से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब क्या है इंडिविजिबल, यानी जो नज़र ना आने वाला हो या उसको मजीद हम लोग कट ना कर सकते हों। The ancient Greek scholar believed that all substances are made up of atom।
जो कदीम ज़माने के ग्रीक स्कॉलर थे उन सब का यकीन था कि जितने भी सब्सटेंस मौजूद हैं वो सब एटम से मिलके बने हैं। ग्रीक स्कॉलर का ये यकीन था कि जितने भी सब्सटेंस जितने भी चीज़ें मौजूद हैं सब एटम से मिलके बने हुए हैं। जोहन डेल्टन प्रपोज हिज थ्योरी हिज एटॉमिक थ्योरी। तो जोहन डेल्टन सबसे पहले जो है उसने एटम की थ्योरी दी थी, यानी इसके अंदर एटम के बारे में उसने डिफाइन किया था कि एटम किस तरीके से होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, खुद किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो एटम की जो थ्योरी है वो जोहन डेल्टन ने सबसे पहले दी थी। एटम्स आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहते हैं। एटम कैन बी सीन बाय स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम। तो जो एटम है इसको हम लोग स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारे पास एटम होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई इन द सेंटर। दिस सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं और इसी सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम यानी एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं या सेंटर में मौजूद होती हैं, उसी सेंटर को हम लोग एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस नॉन एज शेल। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो हमारे पास ये है एटम है, इसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो ये जो सेंटर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो है इसको शेल भी कहते हैं और इसका ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपके पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एटम के सेंटर में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसी शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, उसको हम लोग शेल कहते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होती है एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज मौजूद होती है। इन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन नंबर। जो एटम होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमेशा सेम रहती है, यानी जितने प्रोटॉन की तादाद होगी उतने ही न्यूट्रॉन की तादाद नहीं। इन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन नंबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो हमेशा सेम रहेगी, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है हमेशा, यानी जितनी क्वांटिटी में प्रोटॉन मौजूद होंगे उतनी ही क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। द साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 मीटर। इसको 1 एंगस्ट्रम भी कहते हैं। जो एटम की टोटल साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर है, जिसको 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो एटम के न्यूक्लियस है इसकी जो साइज है वो 10 की पावर -15 मीटर, जिसको 1 एफएम भी कहते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटम्स आर आइडेंटिफाई बाय देयर एटॉमिक नंबर। जो एटम होता है उसको पहचाना जाता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यानी जिसका उसका एटॉमिक जितना उसका नंबर होगा एटॉमिक नंबर होगा उसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा एटम है। सिंबलाइज्ड एज जेड। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से जाहिर करते हैं। द एटम एटॉमिक नंबर जेड इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जितना उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद होगी, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन की तादाद होगी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इस वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है। ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। तो जो ऑक्सीजन है इसके पास 8 प्रोटॉन है, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक द मास नंबर। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास मास नंबर कहलाते हैं, एटम का मास नंबर कहलाते हैं। अगर सिर्फ प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो मास नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन कंटेन 7 प्रोटॉन। नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं एंड 7 न्यूट्रॉन। अब नाइट्रोजन है उसके अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं।
सो इट्स मास नंबर इज 14। तो इस वजह से इसका जो मास नंबर होता है वो 14, यानी 7 प्रोटॉन मौजूद हैं, 7 और 7 कितने हो गए 14, तो इसका मास नंबर कितना होगा 14, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 7 होगा क्योंकि इसके पास 7 प्रोटॉन मौजूद है। कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, सो इट्स मास नंबर इज 12। तो हमारे पास जो कार्बन है इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इस वजह से इसका जो मास नंबर है वो 12 है। द मास ऑफ एन एटम इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। तो जो एटम का मास नंबर है ना वो जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट करता है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास वन जो है प्रोटॉन मौजूद है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर तो 2 है प्रोटॉन की वजह से, लेकिन इसका एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। कार्बन इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 6 है, तो दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन है, इसके पास 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 रहेगा, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो 7 + 7 14, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 14। ऑक्सीजन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 रहेगा, लेकिन 8 और 8 को हम लोग जमा करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो इसका 16 इसका मास नंबर कहलाएगा। सोडियम में इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा, तो इसका एटॉमिक मास 23 रहेगा। कैल्शियम में इसके पास 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 रहेगा, लेकिन इसका मास नंबर 40 हो जाएगा क्योंकि 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।